जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटस ने लिखा लेटर पीएम मोदी जी को। जी हाँ दोस्तों एक राज्यसभा के सांसद है, मेंबर हैं पार्लियामेंट के, जिनका नाम है डॉक्टर जॉन ब्रिटस। इन्होंने पीएम मोदी जी को लेटर लिखा है 26 नवंबर 2025 को। और दोस्तों ये लेटर लिखा है आपकी मांगों से संबंधित। जैसा आपको पता है, जो तमाम संगठन है वो पीएम मोदी जी को या फिर भारत सरकार को लेटर लिख रहे हैं 8 सीपीसी से संबंधित या फिर आपकी दूसरी मांगों से संबंधित। लेकिन दोस्तों इस बार पार्लियामेंट के एक मेंबर है, राज्यसभा के एक मेंबर है, उन्होंने पीएम मोदी जी को लेटर लिखा है आपकी मांगों से संबंधित, 8 सीपीसी से संबंधित या फिर दूसरी मांगों से संबंधित। क्या है पूरा लेटर, क्या है पॉइंट, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशन भोगी संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है फाइनेंस बिल 2025 के खिलाफ। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से या फिर वित्त मंत्री की तरफ से जो फाइनेंस बिल पास किया गया, उसके अगेंस्ट कई पेंशन भोगी संघों ने या फिर पेंशनर्स कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है ताकि पेंशन भोगियों के साथ 8 सीपीसी में कोई भेदभाव ना हो। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है फाइनेंस बिल में कई खामियां हैं, जिससे पेंशनर संगठनों को लगता है कि शायद आगे चलकर भारत सरकार पेंशनर के साथ कोई भेदभाव करे 8 सीपीसी में। तो सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए, फाइनेंस बिल को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है। तो दोस्तों इसकी लेटेस्ट पोजीशन मैं आपको समझाऊंगा, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इस केस के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सही जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और जो मेरे आगे आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और सवाल है नवंबर की पेंशन के बारे में। आज है 28 नवंबर, स्पर्श के द्वारा आपके खाते में पेंशन आ रही होगी नवंबर की, डीएडीआर 58% के साथ। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपको नवंबर की पेंशन मिल रही है या नहीं मिली, आपके खाते में आ गई या नहीं आई। अगर खाते में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, अगर नहीं मिली तब भी कमेंट करके आप जरूर बताएगा। एक बार मैसेज जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको आज नवंबर की पेंशन मिल रही है या नहीं मिली अभी तक, कमेंट करके जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटस ने लिखा लेटर पीएम मोदी जी को 26 नवंबर 2025 को। जी हां दोस्तों, एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोस्तों ये लेटर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डॉक्टर जॉन ब्रिटस का, जो लिखा गया है 26/11/2025 को। किसे लिखा गया है? पीएम मोदी जी को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इनका परिचय दे देता हूं कि डॉक्टर जॉन ब्रिटस कौन है। दोस्तों जॉन ब्रिटस राज्यसभा के एक मेंबर है। अक्सर दोस्तों ये कई बार सवाल पूछते हैं भारत सरकार से, और वो भी आपकी मांगों से संबंधित। यानी दोस्तों डॉक्टर जॉन ब्रिटस आपसे ही संबंधित है, आपकी मांगों से ही संबंधित सारे सवाल जवाब करते हैं। एक तरीके के दोस्तों आप सहयोगी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये एक मेंबर है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के। यह एक मेंबर है स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल
अफेयर के। साथ ही साथ दोस्तों ये मेंबर है कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द मिनिस्ट्री के। जी हाँ दोस्तों, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी दोस्तों ये मेंबर है। अब दोस्तों इन्होंने आपकी मांगों से संबंधित लेटर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। काफी लंबा चौड़ा ये लेटर है, इसमें से मैंने कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा बारीकी से, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटस ने एक लेटर लिखा है और दोस्तों इसमें सारी मांगे आपसे संबंधित है। पीएम मोदी जी से आग्रह किया है, पीएम मोदी से, क्योंकि दोस्तों जो दूसरे संगठन है वो तो लेटर लिख ही रहे हैं पीएम मोदी जी को या फिर भारत सरकार को, लेकिन दोस्तों ये खुद सांसद हैं, तो दोस्तों इनका असर कुछ और होगा भारत सरकार पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारे मंत्रियों को जानते हैं, भारत सरकार को जानते हैं, तो इनका लेटर शायद कुछ आपके फेवर में कर दे आगे चलकर। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला मुद्दा है वित्त विधेयक फाइनेंस बिल 2025 और 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस से उत्पन्न हुई परेशानी को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, इस बिल से सभी परेशान हैं। पेंशनर्स को लगता है कि शायद आगे चलकर भारत सरकार 8 सीपीसी में भेदभाव करे पेंशनर के साथ, तो दोस्तों इस बिल को खत्म कर दिया जाए या फिर इस बिल को इस तरीके से रिवाइज किया जाए ताकि पेंशनर्स का जिक्र हो, ताकि पेंशनर्स के बीच कोई भेदभाव ना हो आगे चलकर 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों एक और मांग है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस से जो उत्पन्न हुई है परेशानी, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में जो साफ क्लियर कट नहीं लिखा भारत सरकार ने कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा, तो पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिले, तो ये बात 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करे भारत सरकार। तो ये मांग भी इन्होंने करी है, पेंशनर के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को देना, ये मांग करी है इन सांसद ने। फिर अगला पॉइंट है यूपीएस में लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन है, लेकिन कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% लगातार वसूला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस में लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ सरकार एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन भी ले रही है, जो कि सरासर गलत है, बल्कि इनको देनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को। पुरानी पेंशन योजना के अधिकारियों से वंचित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी पेंशन योजना है उसके जो अधिकार है उससे वंचित हो रहे हैं कर्मचारी या फिर पेंशनर्स। यूपीएस भी सही मायने में एक सक्सेसफुल स्कीम नहीं है। भले ही कर्मचारी यूपीएस में जा रहे हो, भले ही वो आगे चलकर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेंगे, लेकिन इन सर्विस में रहते हुए कर्मचारियों को अपना 10% कंट्रीब्यूशन सरकार को देना पड़ रहा है। एक तरीके से ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, ये हैरेसमेंट स्कीम है। फिर क्या लिखा है, एक और मांग करी है कम्यूटेशन की अवधि को अभी तक कम नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तो डिमांड करी है कि यूपीएस के जितने कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए, जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के अधिकार हैं वो कर्मचारियों पेंशनर्स को दिया जाए। साथ ही साथ जो कम्यूटेशन की अवधि है, जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे घटाया जाए, उसे 10 साल 11 साल करा जाए। तो एक ये भी मांग करी है पार्लियामेंट के मेंबर ने। एफएम में वृद्धि करी जाए, जो एफएम में है फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो भत्ता आपको 1000 रुपए मिलता है उसे बढ़ाया जाए, उसकी मांग भी करी है। साथ ही साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ 65 वर्ष से ही दिया जाए 5%। जी हाँ दोस्तों, जो एडिशनल पेंशन का लाभ आपको 80 वर्ष खत्म होने के बाद मिलता है 20%, वो एडिशनल पेंशन का लाभ कम एज में ही दिया जाए, यानी जैसे ही आपकी एज 65 वर्ष पहुंचे जब से 5% अतिरिक्त वृद्धि करी जाए आपकी पेंशन में। और ये सभी मुद्दे शर्तों में शामिल नहीं है, जो भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस निकाले हैं ये सभी मुद्दे उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल करे जाए, इसकी अपील करी है इन मेंबर ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने अपील करी है पीएम मोदी जी से कि किसी भी पेंशनर के साथ भेदभाव ना हो डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपील करी है पीएम मोदी जी से कि आगे चलकर पेंशनर के साथ कोई भेदभाव ना हो 8 सीपीसी से संबंधित।
सभी को 8 सीपीसी का फायदा मिले, सभी को समानता का अधिकार है। जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल 14 है, उसके आधार पे सबको समानता के दायरे में लाया जाए। फिर क्या लिखा है, सभी को 8 सीपीसी का फायदा दिया जाए, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये लेटर मैंने आपको समझाया जो डायरेक्ट लिखा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। देखते हैं दोस्तों सरकार पर इस लेटर का क्या असर पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन भोगी संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है फाइनेंस बिल 2025 के खिलाफ, ताकि सरकार कोई भेदभाव ना करे 8 सीपीसी में। सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सरकार को नोटिस जारी करा है, सरकार से जवाब मांगा है फाइनेंस बिल 2025 के बारे में। क्या सरकार कोई भेदभाव करेगी 8 सीपीसी में पेंशनर के साथ आगे चलकर? क्या सरकार ने पेंशन के रूल चेंज कर दिए हैं जिसके तहत पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा 8 सीपीसी का? तो ये सारे सवाल जवाब होंगे सुप्रीम कोर्ट में। वैसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करा है। ये मामला अभी सुनवाई के लिए लंबित है, अभी पेंडिंग में है, लेकिन इससे जुड़े कुछ पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा बारीकी से। कई पेंशन भोगी संघों ने वित्त अधिनियम 2025 में पेंशन संबंधी एक धारा की संवैधानिक वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जो वित्त मंत्रालय है, उन्होंने, वित्त मंत्री ने जो फाइनेंस बिल पास किया उसके अगेंस्ट कई संघों ने कोर्ट केस किया है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि नया कानून गैर कानूनी रूप से पिछले अदालती फैसलों को दरकिनार करता है और पेंशन भोगियों के बीच असंवैधानिक भेदभाव की अनुमति देता है। पेंशनर्स ने कोर्ट केस इसलिए किया है, पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए हैं ताकि पेंशनर के साथ कोई भेदभाव ना हो। भारत सरकार के अगेंस्ट पेंशनर्स इसलिए गए हैं ताकि सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी में कोई भेदभाव ना करे। इस वजह से यह केस डाला गया है। फिर क्या लिखा है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है यह मुद्दा। जी हां दोस्तों, ये जितना भी मैटर है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये 8 सीपीसी से जुड़ा है ताकि आपके साथ कोई भेदभाव ना हो। अब चुनौती के मुख्य बिंदु क्या है, चुनौती जो हुई है इसके मुख्य पॉइंट क्या है? विवादित खंड, वित्त अधिनियम 2025 में एक सत्यापन खंड पेश किया गया जो वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच वर्गीकरण और अंतर करने के लिए सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर जोर देता है। जी दोस्तों, जो फाइनेंस बिल पास किया गया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार आगे चलकर भेदभाव कर सकती है 8 सीपीसी में, यानी कुछ पेंशनर्स को फायदा मिलेगा और कुछ पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहिए। जी हां दोस्तों, ताकि सरकार पे प्रेशर बन सके और सरकार सब कुछ क्लियर कर सके फाइनेंस बिल के बारे में। दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ टकराव। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह खंड एक संवैधानिक विश्वासघात है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 के फैसले और उसके बाद के निर्णयों जैसे ऐतिहासिक मामलों में लगातार यह निर्णय दिया है कि सेवानिवृत्ति की तिथि पेंशन भेदभाव के लिए वैध मानदंड नहीं हो सकती। जी हां दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन आए हैं जैसे कि डीएस नकारा बनाम भारत संघ का, उसमें भी यह कहा गया है कि कोई भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए। डेट ऑफ रिटायरमेंट की तिथि के अनुसार किसी भी पेंशनर के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन कर रही है जो पहले आदेश आए? 8वें वेतन आयोग पर प्रभाव। याचिकाकर्ताओं को चिंता है कि सत्यापन खंड का उपयोग आगामी 8वें वेतन आयोग के पूर्ण लाभों से उन लोगों को वंचित करने के लिए किया जाएगा जो कार्यान्वयन तिथि 1 जनवरी 2026 होने की उम्मीद से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब कई संगठनों को या फिर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि 8 सीपीसी में सरकार भेदभाव कर सकती है, यानी 1/1/2026 से जो पहले आएंगे पेंशनर्स उनको 8 सीपीसी का फायदा
नहीं दिया जाएगा, ऐसा संगठनों को लगता है, ऐसा याचिकाओं कर्ताओं को लगता है। इस वजह से कई पेंशन भोगी संघों ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना एक फाइनल ऑर्डर कर देगी, उसके बेस पर सरकार के हाथ बन जाएंगे, फिर सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने पहले भी क्लैरिफाई किया है कि फाइनेंस जो बिल है उसमें हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पेंशनर्स के साथ। वो जो फाइनेंस बिल है वो सिर्फ वैलिडेशन रूल है, पुराने जो पेंशन के नियम है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सरकार ऐसा बताती है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, कानूनी कार्रवाई, फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। जी हाँ दोस्तों इसमें दो एसोसिएशन है, दो फोरम है। पहली है फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन और दूसरा है ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन। और दोस्तों S30 पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी पेंशन में संशोधन करने के लिए, इनको लगता है कि कुछ इनके कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ धोखा हुआ है भारत सरकार के जरिए, कुछ पेंशन में संशोधन कराने के लिए या फिर पुरानी विसंगति को दूर कराने के लिए S30 पेंशनर एसोसिएशन काफी सालों से सरकार से लड़ रही है। तो दोस्तों ये दो एसोसिएशन है, फोरम ऑफ सिविल पेंशनर एसोसिएशन और S30 पेंशनर एसोसिएशन। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है फाइनेंस बिल, उस बिल के खिलाफ, जिसमें वैधीकरण प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि सरकार को पूर्व न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। जी हाँ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जजमेंट दिए तो सरकार को उसी पे कायम रहना पड़ेगा। सरकार आगे चलकर कोई भेदभाव नहीं करे पेंशनर के साथ, जो भी आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर कायम रहे। वर्तमान स्थिति, जी हाँ दोस्तों आप लेटेस्ट पोजीशन क्या है जरा आप समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामला आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले भी कहा था कि वित्त अधिनियम 2025 के संबंध में उच्च पीठ से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या नया कानून उसके पिछले आदेशों को रद्द करता है। जी हाँ दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस पर पहले कुछ जवाब मांगा था सरकार से और यह कहा था कि सरकार जवाब दे कि कहीं सरकार अपने पुराने नियमों को खत्म तो नहीं कर रही जो पेंशन से जुड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर पेंशनर के साथ भेदभाव हो। तो इसका स्पष्टीकरण खुद ही मांगा था कोर्ट ने, वो भी सरकार से। हालांकि दोस्तों अभी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, सरकार को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। पेंशन भोगी संगठन संशोधन का विरोध करने के लिए सक्रिय रूप से लामबंद हो रहे हैं और सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं तथा एक समान और अद्यतन पेंशन के अपने अधिकार की रक्षा के लिए सत्यापन खंड को निरस्त करने पर जोर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो फाइनेंस बिल पास किया गया उसको निरस्त कर दिया जाए, तो इस बात पर पेंशनर संगठन अपनी आवाज उठा है। तो कहीं ना कहीं जो पेंशनर एसोसिएशन है वो चाहती है कि इस बिल को निरस्त कर दिया जाए ताकि किसी भी पेंशनर के साथ कोई भेदभाव ना हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कई जगह आंदोलन भी हुए हैं संगठनों को द्वारा, कई संगठनों ने आंदोलन भी किए, लेटर पत्र भी दिए हैं। तो दोस्तों ये दो डिमांड है, एक तो 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करना और जो वित्त विधेयक बिल है, फाइनेंस बिल है, उसमें संशोधन करना या फिर उसको निरस्त करवा देना। ये दो महत्वपूर्ण मांग है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप कमेंट कर दीजिए क्या आपको नवंबर की पेंशन मिली अभी तक या नहीं मिली, कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।